नमस्कार दोस्तों। द बुक योगी चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक ऐसी यात्रा पर जो हमें बाहरी दुनिया के शोर से हटाकर हमारे अपने मन की गहराइयों में ले जाएगी। मैं आज की शुरुआत एक सवाल से करना चाहता हूं। अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए, अपने दिन के बारे में सोचिए। इसमें कितनी चीजें हैं जो असल में आपके कंट्रोल से पूरी तरह से बाहर हैं। शहर का ट्रैफिक आपके कंट्रोल से बाहर है। मौसम आपके कंट्रोल से बाहर है। आपके बॉस का मूड, आपके सहकर्मियों का व्यवहार, अर्थव्यवस्था का उतार चढ़ाव और दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये सब पूरी तरह से आपके कंट्रोल से बाहर है। और हमारी ज्यादातर चिंता, हमारा ज्यादातर तनाव और हमारा ज्यादातर दुख इसी कोशिश में पैदा होता है कि हम उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जिन्हें हम कभी कंट्रोल कर ही नहीं सकते। हम हवा में मुक्के मारते रहते हैं और थक कर, निराश होकर हार मान लेते हैं। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान, एक ऐसा सम्राट जिसके एक इशारे पर लाखों जिंदगियां चलती थीं, उसने अपनी जिंदगी की शांति और शक्ति का राज इसी सच्चाई को स्वीकार करने में पाया। आज हम इतिहास के सबसे महान दार्शनिक राजा मार्कस ऑरेलियस के निजी जर्नल मेडिटेशंस की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। ये कोई किताब नहीं है, ये एक महाशक्तिशाली इंसान की खुद से की गई बातचीत है। ये उसके नोट्स हैं कि कैसे एक क्रूर, अराजक और मुश्किल दुनिया के बीच मन की शांति, मजबूती और विवेक को बनाए रखा जाए। आज इस किताब के पहले भाग में हम स्टोइक दर्शन के सबसे पहले और सबसे जरूरी सबक को सीखेंगे। अपने मन की दुनिया पर नियंत्रण कैसे करें। हाउ टू मास्टर योर इनर वर्ल्ड। कोर प्रिंसिपल 1, द पावर ऑफ योर परसेप्शन। आपका नजरिया ही आपकी हकीकत है। स्टोइक दर्शन का सबसे पहला और सबसे क्रांतिकारी विचार यह है, हमें बाहरी घटनाएं परेशान नहीं करती। हमें उन घटनाओं के बारे में हमारे अपने विचार, हमारी अपनी राय, हमारे अपने जजमेंट्स परेशान करते हैं। मार्कस ऑरेलियस लिखते हैं, तुम्हारे पास अपने मन पर शक्ति है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इस बात को समझ लो और तुम्हें शक्ति मिल जाएगी। इसे अपनी आज की जिंदगी में सोच कर देखिए। मान लीजिए आपको अपने बॉस से एक ईमेल आता है जिसमें आपके काम की आलोचना की गई है। अब यह घटना अपने आप में क्या है? ये सिर्फ कुछ शब्द हैं जो एक स्क्रीन पर पिक्सेल्स के रूप में मौजूद हैं। ये अपने आप में न तो अच्छा है न बुरा, ये न्यूट्रल है। अब आपका मन इस पर एक लेबल लगाता है, एक जजमेंट पास करता है। एक जजमेंट हो सकता है, ये एक अपमान है, मेरी काबिलियत पर सवाल उठाया जा रहा है, मेरा करियर खतरे में है। इस जजमेंट का नतीजा क्या होगा? गुस्सा, चिंता और दुख। एक दूसरा स्टोइक जजमेंट क्या हो सकता है? ये एक फीडबैक है। इसमें कुछ जानकारी है जिसका इस्तेमाल मैं अपने काम को और बेहतर बनाने के लिए कर सकता हूं। मेरे बॉस की राय सिर्फ उनकी राय है, ये मेरी कीमत तय नहीं करती। इस जजमेंट का नतीजा क्या होगा? शांति, स्पष्टता और एक्शन लेने की प्रेरणा। घटना वही थी, पर आपका अनुभव पूरी तरह से बदल गया। मार्कस हमें बार बार याद दिलाते हैं कि हमारी आत्मा का रंग हमारे विचारों का रंग होता है। अगर हम अपनी सोच को नियंत्रित करना सीख जाएं तो दुनिया की कोई भी चीज हमें सच में चोट नहीं पहुंचा सकती। किसी की बेइज्जती, कोई असफलता, कोई नुकसान, ये सब सिर्फ बाहरी चीजें हैं। असली दर्द तब होता है जब हम उन्हें बुरा या भयानक मानकर अपने मन में प्रवेश करने की इजाजत दे देते हैं। तो पहला सबक है, घटनाओं और अपनी राय के बीच एक दूरी बनाकर रखें। चीजों को वैसे ही देखें जैसी वो हैं, ना कि वैसी जैसी आपकी भावनाएं उन्हें दिखाना चाहती हैं। कोर प्रिंसिपल 2, द डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल। अब हम स्टोइक दर्शन के उस स्तंभ पर आते हैं जिस पर पूरी इमारत खड़ी है। अगर आप इस एक विचार को अपनी जिंदगी में उतार लें तो आपकी 90% चिंताएं खत्म हो सकती हैं। यह विचार है नियंत्रण का विभाजन। इसके अनुसार दुनिया की हर चीज को 2 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। पहली कैटेगरी वो चीजें जो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है, और दूसरी कैटेगरी वो चीजें जो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारे कंट्रोल में क्या है? सिर्फ कुछ चीजें, हमारे विचार, हमारी राय और जजमेंट्स, हमारी इच्छाएं, हमारे काम और हमारे फैसले। संक्षेप में सिर्फ हमारी अपनी आंतरिक दुनिया। और हमारे कंट्रोल में क्या नहीं है? बाकी सब कुछ। हमारा शरीर, हम बीमार हो सकते हैं, हमारी सेहत, हमारी मौत। हमारी दौलत, वो आ और जा सकती है। हमारी प्रतिष्ठा, दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे लोग, मौसम, सरकार, अर्थव्यवस्था, सब कुछ। एक स्टोइक का लक्ष्य बहुत सरल है, अपनी 100% एनर्जी, अपना 100% ध्यान सिर्फ उन चीजों पर लगाना जो हमारे कंट्रोल में है।
और जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, उनके प्रति पूरी तरह से स्वीकृति और शांति का भाव रखना। सोचिए, आप एक बहुत जरूरी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। आपके कंट्रोल में क्या है? आपकी तैयारी, आपके कपड़े, आपके जवाब, आपका व्यवहार। आपके कंट्रोल में क्या नहीं है? इंटरव्यू लेने वाले का मूड, दूसरे कैंडिडेट्स की काबिलियत और आखिरी फैसला कि आपको नौकरी मिलेगी या नहीं। एक आम इंसान इन दोनों चीजों के बारे में चिंता करेगा। वो अपनी तैयारी के बारे में भी चिंता करेगा और इस बात पर भी कि क्या होगा अगर मुझे नौकरी नहीं मिली। एक स्टोइक सिर्फ पहली चीज पर ध्यान देगा। वो अपनी तैयारी में अपनी पूरी जान लगा देगा और इंटरव्यू देने के बाद वो नतीजे को शांति से स्वीकार कर लेगा। अगर उसे नौकरी नहीं मिलती तो वो दुखी नहीं होगा, क्योंकि वो जानता था कि ये उसके कंट्रोल में था ही नहीं। ये मानसिकता आपको एक असीम शक्ति देती है। ये आपको दुनिया की अनिश्चितताओं से आजाद कर देती है। कोर प्रिंसिपल नंबर 3, बिल्डिंग द इनर सिटाडेल, मन का अटूट किला। जब आप इन सिद्धांतों का अभ्यास करना शुरू करते हैं तो आप अनजाने में एक बहुत ही अद्भुत चीज का निर्माण करने लगते हैं। मार्कस ऑरेलियस इसे कहते हैं द इनर सिटाडेल, यानी मन का आंतरिक किला। ये आपके दिमाग के अंदर एक ऐसी जगह है, एक ऐसा मजबूत किला जहां आप किसी भी समय शरण ले सकते हैं। ये आपके तर्क, आपके विवेक और आपकी शांति का मुख्यालय है। जब बाहर की दुनिया में तूफान आता है, कोई आपको धोखा देता है, आपका पैसा डूब जाता है या कोई आपका अपमान करता है, तो आप इस बाहरी शोर से भागकर अपने इस अंदरूनी किले में चले जाते हैं। इस किले के अंदर आपको एहसास होता है कि बाहरी घटनाएं आपको छू भी नहीं सकती जब तक आप उन्हें इजाजत ना दें। इस किले के अंदर आप शांत रहते हैं, आप तर्क से सोचते हैं और आप सही फैसला लेते हैं। ये किला एक दिन में नहीं बनता, ये हर रोज, हर पल अभ्यास से बनता है। जब ट्रैफिक में फंसने पर आप गुस्सा करने की बजाय गहरी सांस लेने का चुनाव करते हैं, तो आप एक ईंट रखते हैं। जब कोई आपकी आलोचना करता है और आप उसे व्यक्तिगत रूप से लेने की बजाय एक फीडबैक की तरह देखने का चुनाव करते हैं, तो आप एक और ईंट रखते हैं। जब कुछ आपकी उम्मीद के खिलाफ होता है और आप शिकायत करने की बजाय उसे स्वीकार करने का चुनाव करते हैं, तो आप अपने किले की दीवारों को और मजबूत करते हैं। मार्कस, जो एक सम्राट थे जिन्हें हर रोज युद्ध, राजनीति और धोखे का सामना करना पड़ता था, वे इसी अंदरूनी किले की शक्ति से अपनी शांति और विवेक बनाए रखते थे। कोर प्रिंसिपल नंबर 4, अमोर फाती, जो होता है उसे प्रेम करो। अब हम स्टोइक दर्शन के सबसे गहरे और सबसे खूबसूरत विचार पर आते हैं। ये सिर्फ स्वीकृति से एक कदम आगे है। यह है अमोर फाती, एक लैटिन वाक्यांश जिसका मतलब है अपने भाग्य से प्रेम करो। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो होता है उसे बर्दाश्त करो। इसका मतलब है जो कुछ भी होता है, चाहे वो हमारी नज़र में अच्छा या बुरा हो, उसे गले लगाओ, उसे स्वीकार करो और उससे प्रेम करो। ये इस विश्वास पर आधारित है कि ब्रह्मांड तर्कसंगत है। हर घटना एक विशाल, आपस में जुड़ी हुई श्रृंखला का हिस्सा है। आपके जीवन में होने वाली हर बाधा, हर चुनौती, हर बुरी चीज आपके रास्ते का रोड़ा नहीं है, वो खुद ही रास्ता है। मार्कस लिखते हैं, एक जलती हुई आग अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपनी लौ में बदल देती है और उससे और ज्यादा प्रज्वलित हो जाती है। एक स्टोइक का मन भी उसी आग की तरह होना चाहिए। वो बाधाओं को आगे बढ़ने के ईंधन में बदल देता है। कोई प्रोजेक्ट फेल हो गया, अमोर फाती, ये कुछ नया और बेहतर सीखने का अवसर है। किसी ने आपको धोखा दिया, अमोर फाती, ये आपको इंसानियत और माफी के बारे में एक गहरा सबक सिखाने का अवसर है। आप बीमार हो गए, अमोर फाती, ये आपको अपने शरीर की सीमाओं और धैर्य का अभ्यास करने का अवसर है। ये मानसिकता आपको शिकायत और अफसोस के जहर से पूरी तरह मुक्त कर देती है। ये आपको जीवन का एक सक्रिय भागीदार बनाती है, ना कि एक असहाय विक्टिम। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने स्टोइक दर्शन का सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक सीखा, अपने मन के साम्राज्य को जीतना। हमने जाना कि कैसे अपने नजरिए को कंट्रोल करके और सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देकर जो हमारे वश में है, हम अपने अंदर एक ऐसा अटूट किला, एक इनर सिटाडेल बना सकते हैं जिसे बाहर का कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। लेकिन ये किला बनाने का मकसद दुनिया से छिपकर बैठना नहीं है। इसका मकसद है हमें इतनी शक्ति देना कि हम उस किले के दरवाजे खोलकर पूरी हिम्मत और शांति के साथ बाहर की दुनिया का सामना कर सके। और बाहर की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वो है दूसरे लोग। तो अब पार्ट 2 में हम यही सीखेंगे। हम जानेंगे कि एक स्टोइक अपने अंदर की शांति को बनाए रखते हुए
इस मुश्किल, अराजक और अक्सर परेशान कर देने वाली सामाजिक दुनिया में कैसे जीता है, उन मुश्किल लोगों से कैसे व्यवहार करें जो रोज हमें मिलते हैं, समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है और एक अच्छी, सार्थक और गुणी जिंदगी का असली मतलब क्या है। चलिए अपने मन के किले से बाहर कदम रखते हैं और दुनिया का सामना करना सीखते हैं। कोर प्रिंसिपल नंबर 1, डीलिंग विथ डिफिकल्ट पीपल। मुश्किल लोगों से कैसे निपटें। मार्कस ऑरेलियस दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान थे। उन्हें हर रोज हजारों लोगों से मिलना पड़ता था, स्वार्थी राजनेताओं से, घमंडी सेनापतियों से, कृतज्ञ दरबारियों से और धोखेबाज दोस्तों से। तो वो अपनी शांति कैसे बनाए रखते थे? इसका जवाब हमें उनके एक बहुत ही प्रसिद्ध सुबह की प्रार्थना में मिलता है। ये शायद मुश्किल लोगों से निपटने के लिए इतिहास में लिखा गया सबसे अच्छा गाइड है। मार्कस हर सुबह खुद को याद दिलाते हैं, आज जब तुम उठोगे तो तुम्हारा सामना हस्तक्षेप करने वाले, कृतज्ञ, अभिमानी, धोखेबाज, ईर्ष्यालु और असामाजिक लोगों से होगा। वो ऐसे इसलिए हैं क्योंकि वो सही और गलत के बीच का फर्क नहीं जानते। ये पहला कदम है, अपेक्षा यानी एंटिसिपेशन। ये मानकर चलो कि तुम्हें मुश्किल लोग मिलेंगे ही, ये जीवन का एक तथ्य है, जैसे ट्रैफिक और खराब मौसम। जब आप इसकी अपेक्षा करते हैं तो ये आपको हैरान या परेशान नहीं करता, आप इसके लिए तैयार रहते हैं। फिर वो दूसरा कदम उठाते हैं, समझ यानी अंडरस्टैंडिंग। वो उन लोगों से नफरत नहीं करते, वो उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि ये लोग जानबूझकर बुरे नहीं हैं, वो सिर्फ अज्ञानता में जी रहे हैं। उन्हें सच में नहीं पता कि एक अच्छा, गुणी जीवन क्या होता है, इसलिए वो नफरत के नहीं बल्कि दया के पात्र हैं। और फिर आता है तीसरा, सबसे जरूरी कदम, संबंध यानी कनेक्शन। मार्कस खुद को याद दिलाते हैं, पर मैं सही और गलत की प्रकृति को जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि जो इंसान गलती कर रहा है वो भी मेरे जैसा ही है। हमारी आत्मा एक ही स्रोत से आई है। हम सब एक बड़े शरीर के अंग हैं, जैसे एक ही जबड़े के दो दांत। इसलिए हमें एक दूसरे के साथ काम करने के लिए बने हैं, एक दूसरे के खिलाफ नहीं। ये एक बहुत ही गहरी सोच है। अगली बार जब आपका कोई सहकर्मी ऑफिस में आपको परेशान करे या कोई रिश्तेदार आपकी आलोचना करे, तो इस 3 चरणीय प्रक्रिया को आजमाएं। पहली, अपेक्षा, मुझे पता था कि मुझे ऐसे लोग मिलेंगे। दूसरी, समझ, ये इंसान शायद अपने ही किसी डर या अज्ञानता की वजह से ऐसा कर रहा है। और तीसरा, संबंध, ये भी मेरी ही तरह एक इंसान है, इससे नफरत करके मैं खुद को ही चोट पहुंचाऊंगा। मेरा काम है अपना विवेक बनाए रखना। ये तरीका आपको व्यक्तिगत हमलों से बचाता है और आपको अपनी शांति बनाए रखने की शक्ति देता है। कोर प्रिंसिपल नंबर 2, आवर ड्यूटी टू द कॉमन गुड। समाज के प्रति हमारा कर्तव्य। एक स्टोइक सिर्फ अपनी व्यक्तिगत शांति के बारे में नहीं सोचता, वो जानता है कि वो एक बड़े समाज का हिस्सा है। मार्कस ऑरेलियस बार बार ये विचार दोहराते हैं कि हम सब एक ही ब्रह्मांडीय शहर यानी कॉस्मोपोलिस के नागरिक हैं। हम सब एक ही मानव परिवार का हिस्सा है। वो एक बहुत ही खूबसूरत उपमा का इस्तेमाल करते हैं, मधुमक्खी का छत्ता यानी द बी हाइव। वो लिखते हैं, जो चीज मधुमक्खी के छत्ते के लिए अच्छी नहीं है वो मधुमक्खी के लिए भी अच्छी नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारी व्यक्तिगत भलाई हमारे समाज, हमारी कंपनी, हमारे परिवार यानी हमारे छत्ते से जुड़ी हुई है। एक सच्चा स्टोइक हमेशा संपूर्ण के भले के लिए काम करता है। इसे नोएडा में काम करने वाले एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के उदाहरण से समझिए। मान लीजिए वो एक टीम प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और उसकी टीम का एक सदस्य आलसी है और अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। एक आम प्रतिक्रिया क्या होगी? गुस्सा करना, शिकायत करना या शायद खुद भी काम में ढलाई देना। एक स्टोइक प्रतिक्रिया क्या होगी? वो समझेगा कि उसका कर्तव्य उस आलसी सदस्य से लड़ना नहीं है, उसका कर्तव्य है छत्ते के प्रति यानी प्रोजेक्ट के प्रति। वो अपना काम अपनी पूरी क्षमता और ईमानदारी से करेगा। वो दूसरों को ठीक करने की कोशिश करने के बजाय खुद के एक्शन पर ध्यान देगा। वो अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देगा क्योंकि प्रोजेक्ट की सफलता में ही उसकी व्यक्तिगत सफलता निहित है। मार्कस के लिए हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है सुबह उठना और एक इंसान का काम करना, और एक इंसान का काम है दूसरों की मदद करना, समाज में अपना योगदान देना और एक न्यायपूर्ण और दयालु दुनिया बनाने में अपना हिस्सा डालना। कोर प्रिंसिपल नंबर 3, ट्रू जस्टिस और काइंडनेस। सच्चा न्याय और दया। स्टोइक दर्शन में 4 मुख्य गुण हैं: विवेक यानी कि विजडम, साहस यानी कि करेज, संयम यानी कि टेम्परेंस और न्याय यानी कि जस्टिस। और मार्क्स के लिए न्याय सबसे बड़ा सामाजिक गुण है। पर उनका न्याय सजा देने वाला न्याय नहीं है। उनका न्याय है
हर किसी को उसका उचित हक देना। इसका मतलब है दूसरों के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता से व्यवहार करना। इसका मतलब है हमेशा संपूर्ण के भले को ध्यान में रखकर काम करना। न्याय के साथ ही जुड़ा है दया का गुण। मार्क्स का मानना था कि दयालु होना इंसान का स्वभाव है। जब हम क्रूर या स्वार्थी होते हैं तो हम अपने ही स्वभाव के खिलाफ जा रहे होते हैं। वो लिखते हैं, इंसान एक दूसरे के लिए ही बने हैं, या तो उन्हें सिखाओ या उन्हें सहन करो। इसका मतलब है अगर कोई गलती कर रहा है तो हमारा पहला कर्तव्य है उसे शांति और तर्क से समझाने की कोशिश करना, और अगर वो नहीं समझता तो हमें उसे नफरत से नहीं बल्कि धैर्य और सहनशीलता से बर्दाश्त करना चाहिए, ये जानते हुए कि वो अपनी ही अज्ञानता का शिकार है। ये हमें सहानुभूति का अभ्यास करने के लिए भी प्रेरित करता है। जब कोई आपको परेशान करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय एक पल रुककर सोचें कि इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा होगा, उसकी क्या मजबूरियां, क्या डर हो सकते हैं जो उसे ऐसा व्यवहार करने पर मजबूर कर रहे हैं। ये सहानुभूति आपको गुस्से से बचाती है और आपको एक ज्यादा समझदार इंसान बनाती है। कोर प्रिंसिपल नंबर 4, डू गुड विदाउट नीडिंग एन ऑडियंस। बिना प्रशंसा के अच्छा काम करना। आज की सोशल मीडिया की दुनिया में हम अक्सर अच्छे काम दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। हम दान करते हैं और उसकी तस्वीर पोस्ट करते हैं। हम किसी की मदद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमें उसके बदले में तारीफ मिलेगी। मार्क्स ऑरेलियस इस मानवीय कमजोरी को 2000 साल पहले ही समझ चुके थे। वो हमें याद दिलाते हैं कि एक गुणी इंसान सही काम इसलिए नहीं करता कि उसे कोई देख रहा है या उसे कोई इनाम मिलेगा। वो सही काम इसलिए करता है क्योंकि वो सही काम है। वो लिखते हैं, एक अंगूर की बेल जब अंगूर पैदा करती है तो वो उसके बदले में कुछ नहीं मांगती। एक घोड़ा जब दौड़ता है तो वो कुछ नहीं मांगता। एक मधुमक्खी जब शहद बनाती है तो वो कुछ नहीं मांगती। वो सिर्फ अपना स्वाभाविक काम करते हैं। इंसान को भी ऐसा ही होना चाहिए। जब तुम किसी की मदद करो तो उसके बदले में किसी तीसरे इंसान की गवाही या तारीफ की जरूरत क्यों महसूस करते हो? एक अच्छे काम का इनाम खुद वो अच्छा काम को करना ही है। ये एक बहुत ही आजाद कर देने वाला विचार है। ये आपको दूसरों की राय और प्रशंसा की गुलामी से मुक्त कर देता है। आप अच्छा काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपकी आत्मा को संतुष्टि देता है, इसलिए नहीं कि वो आपके ईगो को संतुष्ट करता है। दोस्तों, अब तक हमने एक शक्तिशाली टूलकिट तैयार किया है। पार्ट 1 में हमने अपने मन के अंदर एक अटूट किला यानी इनर सिटाडेल बनाना सीखा, जहां बाहरी दुनिया का कोई भी शोर हमें परेशान नहीं कर सकता। पार्ट 2 में हमने उस किले के दरवाजे खोलकर बाहरी दुनिया और खासकर दूसरे लोगों के साथ विवेक, दया और कर्तव्य के साथ जीना सीखा। हमने अपने मन को साधना सीख लिया है और समाज में सही तरीके से जीना भी। पर इन सब का मकसद क्या है? हम ये सब क्यों कर रहे हैं? ये जीवन इतना छोटा क्यों है? मृत्यु का सच क्या है? और इस विशाल अनंत ब्रह्मांड में हमारी इस छोटी सी पल भर की जिंदगी का क्या अर्थ है? अब इस अंतिम पार्ट में हम इन सबसे बड़े और सबसे गहरे सवालों का सामना करेंगे। आज हम जमीन से उठकर सितारों तक पहुंचेंगे और अपनी जिंदगी को कॉस्मिक व्यू यानी ब्रह्मांड के नजरिए से देखेंगे। ये स्टोइक दर्शन का अंतिम और सबसे शक्तिशाली पाठ है जो हमें हमारे सच्चे स्थान की याद दिलाता है। कोर प्रिंसिपल नंबर 1, मेमेंटो मोरी। याद रखो, तुम्हें मरना है। स्टोइक दर्शन में एक बहुत ही प्रसिद्ध और शक्तिशाली अभ्यास है। वो है खुद को बार बार अपनी मृत्यु यानी मॉर्टैलिटी की याद दिलाना। लैटिन में इसे कहते हैं मेमेंटो मोरी यानी याद रखो कि तुम्हें मरना है। ये सुनने में बहुत ही निराशावादी या डरावना लग सकता है, पर स्टोइक्स के लिए ये कोई डरावना विचार नहीं था। ये जिंदगी को सही तरीके से जीने का सबसे शक्तिशाली औजार था। मार्कस ऑरेलियस अपने जर्नल में बार बार इस पर चिंतन करते हैं। वो खुद को याद दिलाते हैं कि सिकंदर महान और उसका घोड़ा हाँकने वाला दोनों मरने के बाद एक ही जगह पर पहुंच गए। वो उन सभी सम्राटों, दार्शनिकों और योद्धाओं के बारे में सोचते हैं जो उनसे पहले आए और अब सिर्फ धूल और कहानियों में बचे हैं। इस विचार का मकसद आपको दुखी करना नहीं है, इसका मकसद है आपको जगाना। जब आप ये याद रखते हैं कि आपका समय सीमित है, तो अचानक आपकी प्राथमिकताएं शीशे की तरह साफ हो जाती हैं।
वो छोटी मोटी बेइज्जती, वो छोटी मोटी बहसें, वो ईर्ष्या, वो गुस्सा, सब कुछ कितना व्यर्थ और तुच्छ लगने लगता है। आप भविष्य की चिंताओं और अतीत के अफसोस में जीना छोड़ देते हैं और अपनी पूरी ऊर्जा आज के इस पल यानी द प्रेजेंट मोमेंट पर केंद्रित कर देते हैं। आप उन जरूरी कामों को टालना बंद कर देते हैं। आप उन लोगों से जिनसे आप प्रेम करते हैं अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। आप वो जीवन जीना शुरू कर देते हैं जो आप हमेशा से जीना चाहते थे। मृत्यु का विचार जिंदगी का दुश्मन नहीं है, वो जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु है। वो हमें सिखाता है कि हमारे पास सिर्फ आज का ये दिन है और हमें इसे पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी से और पूरे गुण के साथ जीना चाहिए। कोर प्रिंसिपल नंबर 2, द व्यू फ्रॉम अबव, ब्रह्मांड का नजरिया। अब मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ एक छोटा सा मानसिक अभ्यास करें। कल्पना कीजिए आप अभी जहां भी बैठे हैं अपनी उस कुर्सी से ऊपर उठ रहे हैं। आप अपने कमरे को, अपने घर को ऊपर से देख रहे हैं। अब और ऊपर उठिए, आप अपनी पूरी कॉलोनी, अपने पूरे शहर नोएडा को, दिल्ली को एक नक्शे की तरह देख रहे हैं। वो सड़कों पर चलती हुई गाड़ियां चींटियों जैसी लग रही हैं। वो बड़ी बड़ी इमारतें माचिस की डिब्बियों जैसी लग रही हैं। अब और ऊपर उठिए, आप पूरे भारत को देख रहे हैं, फिर पूरे एशिया को, और अब आप अंतरिक्ष में हैं और आप अपनी खूबसूरत नीली धरती को एक छोटी सी गेंद की तरह घूमते हुए देख रहे हैं। अब और दूर सूरज एक तारे जैसा है और हमारी पूरी आकाश गंगा अरबों आकाश गंगाओं में से सिर्फ एक है। अब इस विशाल, अनंत, खामोश अंधेर से वापस अपनी उस छोटी सी धरती पर, उस छोटे से देश में, उस छोटे से शहर में, अपने उस छोटे से शरीर के अंदर चल रही उस छोटी सी चिंता के बारे में सोचिए। वो कितनी बड़ी लगती है। इसी को मार्कस ऑरेलियस द व्यू फ्रॉम अबव कहते हैं। जब भी हम अपने अहंकार, अपनी चिंताओं और अपनी समस्याओं में बहुत ज्यादा डूब जाते हैं तो हमें ये नजरिया अपनाना चाहिए। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन, हमारी उपलब्धियां, हमारी असफलताएं इस ब्रह्मांड की विशाल योजना में कितनी छोटी हैं। ये हमारे ईगो को शांत करता है और हमें एक गहरी विनम्रता का एहसास कराता है। इस नजरिए से दूसरे लोगों की गलतियां भी बहुत छोटी लगने लगती हैं। उनके साथ लड़ना एक रेत के कण के लिए दूसरे रेत के कण से लड़ने जैसा लगता है। कोर प्रिंसिपल नंबर 3, लिविंग इन अकॉर्डेंस विद नेचर, प्रकृति के साथ जीना। तो अगर हम इतने छोटे हैं तो क्या हमारे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है? स्टोइक्स कहते हैं नहीं, हमारे जीवन का बहुत गहरा अर्थ है और वो अर्थ हमें मिलता है प्रकृति के अनुसार जीने से। प्रकृति से उनका मतलब सिर्फ पेड़ पौधों से नहीं था। उनके लिए प्रकृति या लोगोस वो दिव्य, तार्किक, संगत और बुद्धितापूर्ण शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को एक साथ बांधे हुए है और उसे व्यवस्थित तरीके से चला रही है। और हम इंसान उस विशाल ब्रह्मांडीय प्रकृति का एक छोटा सा पर बहुत जरूरी हिस्सा है। हमारी अपनी एक मानव प्रकृति है और हमारी प्रकृति क्या है? 2 चीजें, तर्क से सोचना यानी टू बी रैशनल, और दूसरों के साथ मिलकर रहना यानी टू बी सोशल। तो प्रकृति के अनुसार जीने का मतलब है एक ऐसा जीवन जीना जो तर्क, विवेक और दूसरों की भलाई पर आधारित हो। जब हम गुस्सा करते हैं, जब हम स्वार्थी होते हैं, जब हम अतार्किक रूप से व्यवहार करते हैं तो हम सिर्फ दूसरों को ही नहीं बल्कि अपनी खुद की मूल प्रकृति के खिलाफ भी जा रहे हैं। और क्योंकि पूरा ब्रह्मांड एक ही प्रकृति का हिस्सा है तो इसका मतलब है कि जो कुछ भी होता है वो उस बड़ी योजना का एक हिस्सा है। यह हमें वापस एमॉर्फाती पर लाता है। हर बाधा, हर चुनौती, हर खुशी, हर दुख, सब कुछ उसी ब्रह्मांडीय तर्क का एक हिस्सा है। हमारा काम उससे लड़ना नहीं है बल्कि उसे स्वीकार करना और उसमें अपना किरदार पूरी ईमानदारी से निभाना है। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने स्टोइक दर्शन का सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक सीखा, अपने मन के साम्राज्य को जीतना। हमने जाना कि कैसे अपने नजरिए को कंट्रोल करके और सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देकर जो हमारे वश में हैं, हम अपने अंदर एक ऐसा अटूट किला, एक इनर सिटाडेल बना सकते हैं जिसे बाहर का कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। लेकिन ये किला बनाने का मकसद दुनिया से छिपकर बैठना नहीं है। इसका मकसद है हमें इतनी शक्ति देना कि हम उस किले के दरवाजे खोलकर पूरी हिम्मत और शांति के साथ बाहर की दुनिया का सामना कर सकें। और बाहर की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वो है
दूसरे लोग। तो अब पार्ट 2 में हम यही सीखेंगे। हम जानेंगे कि एक स्टोइक अपने अंदर की शांति को बनाए रखते हुए इस मुश्किल, अराजक और अक्सर परेशान कर देने वाली सामाजिक दुनिया में कैसे जीता है। उन मुश्किल लोगों से कैसे व्यवहार करें जो रोज हमें मिलते हैं। समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है और एक अच्छी, सार्थक और गुणी जिंदगी का असली मतलब क्या है। चलिए अपने मन के किले से बाहर कदम रखते हैं और दुनिया का सामना करना सीखते हैं। कोर प्रिंसिपल नंबर 1, डीलिंग विथ डिफिकल्ट पीपल। मुश्किल लोगों से कैसे निपटें। मार्कस ऑरेलियस दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान थे। उन्हें हर रोज हजारों लोगों से मिलना पड़ता था, स्वार्थी राजनेताओं से, घमंडी सेनापतियों से, कृतघ्न दरबारियों से और धोखेबाज दोस्तों से। तो वो अपनी शांति कैसे बनाए रखते थे? इसका जवाब हमें उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध सुबह की प्रार्थना में मिलता है। ये शायद मुश्किल लोगों से निपटने के लिए इतिहास में लिखा गया सबसे अच्छा गाइड है। मार्कस हर सुबह खुद को याद दिलाते हैं, आज जब तुम उठोगे तो तुम्हारा सामना हस्तक्षेप करने वाले, कृतघ्न, अभिमानी, धोखेबाज, ईर्ष्यालु और असामाजिक लोगों से होगा। वो ऐसे इसलिए हैं क्योंकि वो सही और गलत के बीच का फर्क नहीं जानते। ये पहला कदम है, अपेक्षा, एंटिसिपेशन। ये मानकर चलो कि तुम्हें मुश्किल लोग मिलेंगे ही। ये जीवन का एक तथ्य है, जैसे ट्रैफिक और खराब मौसम। जब आप इसकी अपेक्षा करते हैं तो ये आपको हैरान या परेशान नहीं करता, आप इसके लिए तैयार रहते हैं। फिर वो दूसरा कदम उठाते हैं, समझ, अंडरस्टैंडिंग। वो उन लोगों से नफरत नहीं करते, वो उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि ये लोग जानबूझकर बुरे नहीं हैं, वो सिर्फ अज्ञानता में जी रहे हैं। उन्हें सच में नहीं पता कि एक अच्छा, गुणी जीवन क्या होता है, इसलिए वो नफरत के नहीं बल्कि दया के पात्र हैं। और फिर आता है तीसरा, सबसे जरूरी कदम, संबंध, कनेक्शन। मार्कस खुद को याद दिलाते हैं, पर मैं सही और गलत की प्रकृति को जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि जो इंसान गलती कर रहा है वो भी मेरे ही जैसा है। हमारी आत्मा एक ही स्रोत से आई है। हम सब एक ही बड़े शरीर के अंग हैं, जैसे एक ही जबड़े के 2 दांत। इसलिए हमें एक दूसरे के साथ काम करने के लिए बनाए गए हैं, एक दूसरे के खिलाफ नहीं। ये बहुत ही गहरी सोच है। अगली बार जब आपका कोई सहकर्मी ऑफिस में आपको परेशान करे या कोई रिश्तेदार आपकी आलोचना करे, तो इस 3 चरणीय प्रक्रिया को आजमाएं। नंबर 1, अपेक्षा, मुझे पता था कि मुझे ऐसे लोग मिलेंगे। नंबर 2, समझ, ये इंसान शायद अपने ही किसी डर या अज्ञानता की वजह से ऐसा कर रहा है। नंबर 3, संबंध, ये भी मेरी ही तरह एक इंसान है, इससे नफरत करके मैं खुद को ही चोट पहुंचाऊंगा। मेरा काम है अपना विवेक बनाए रखना। ये तरीका आपको व्यक्तिगत हमलों से बचाता है और आपको अपनी शांति बनाए रखने की शक्ति देता है। कोर प्रिंसिपल नंबर 2, आवर ड्यूटी टू द कॉमन गुड। समाज के प्रति हमारा कर्तव्य। एक स्टोइक सिर्फ अपनी व्यक्तिगत शांति के बारे में नहीं सोचता, वो जानता है कि वो एक बड़े समाज का हिस्सा है। मार्कस ऑरेलियस बार बार ये विचार दोहराते हैं कि हम सब एक ही ब्रह्मांड युग, एक शहर यानी कॉस्मोपोलिस के नागरिक हैं। हम सब एक ही मानव परिवार का हिस्सा हैं। वो एक बहुत ही खूबसूरत उपमा का इस्तेमाल करते हैं, मधुमक्खी का छत्ता, द बी हाइव। वो लिखते हैं, जो चीज़ मधुमक्खी के छत्ते के लिए अच्छी नहीं है वो मधुमक्खी के लिए भी अच्छी नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारी व्यक्तिगत भलाई हमारे समाज, हमारी कंपनी, हमारे परिवार यानी हमारे छत्ते से जुड़ी हुई है। एक सच्चा स्टोइक हमेशा संपूर्ण के भले या द कॉमन गुड के लिए काम करता है। इसे नोएडा में काम करने वाले एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के उदाहरण से समझिए। मान लीजिए वो एक टीम प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और उसकी टीम का एक सदस्य आलसी है और अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। एक आम रिएक्शन क्या होगी? गुस्सा करना, शिकायत करना या शायद खुद भी काम में ढिलाई बरतना। एक स्टोइक रिएक्शन क्या होगी? वो समझेगा कि उसका कर्तव्य उस आलसी सदस्य से लड़ना नहीं है, उसका कर्तव्य है छत्ते के प्रति यानी प्रोजेक्ट के प्रति। वो अपना काम अपनी पूरी क्षमता और ईमानदारी से करेगा। वो दूसरों को ठीक करने की कोशिश करने के बजाय खुद के एक्शन पर ध्यान देगा। वो अपना बेस्ट योगदान देगा क्योंकि प्रोजेक्ट की सफलता में ही उसकी व्यक्तिगत सफलता निहित है। मार्कस के लिए हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है सुबह उठना और एक इंसान का काम करना। और एक इंसान का काम है दूसरों की मदद करना, समाज में अपना योगदान देना और एक न्यायपूर्ण और दयालु दुनिया बनाने में अपना हिस्सा डालना। और आखिर में ये ब्रह्मांडिक नजरिया हमें जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यानी मृत्यु का सामना करने की शक्ति देता है।
अगर हम सब उसी एक प्रकृति से आए हैं तो मृत्यु क्या है? मार्कस के लिए मृत्यु कोई भयानक अंत नहीं है, वो सिर्फ एक प्राकृतिक परिवर्तन है। यह सिर्फ उन मूल तत्वों में वापस घुल जाना है जिनसे हम बने थे। जैसे एक पत्ता जब पतझड़ में पेड़ से गिरता है तो वो मरता नहीं है, वो सिर्फ मिट्टी में मिलकर उसी पेड़ को पोषण देने के लिए वापस लौट जाता है। मृत्यु प्रकृति के चक्र का एक जरूरी हिस्सा है। इससे डरना उतना ही अतार्किक है जितना सर्दियों के आने से डरना या रात के होने से डरना। एक स्टोइक अपनी मौत के बारे में चिंता नहीं करता, वो सिर्फ अपनी जीवन की गुणवत्ता यानी अपने जीवन की क्वालिटी के बारे में चिंता करता है। मार्कस खुद को याद दिलाते हैं, ये मत सोचो कि तुम 10,000 साल जीने वाले हो। मौत तुम्हारे सिर पर खड़ी है। जब तक तुम जिंदा हो, जब तक तुम्हारे बस में है, एक अच्छा इंसान बनो। और इसी के साथ मार्कस ऑरेलियस के मेडिटेशंस का ये सफ़र अपने अंजाम तक पहुंचता है। हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि सच्ची ताकत और शांति का स्रोत हमारे अंदर है। हमने सीखा कि हमें उस आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल करके बाहरी दुनिया में दया, न्याय और कर्तव्य के साथ जीना चाहिए। और आज हमने ये सीखा कि हमें ये सब इस गहरी समझ के साथ करना चाहिए कि हमारा जीवन छोटा है, ब्रह्मांड विशाल है और हमारा असली मकसद प्रकृति के साथ एक होकर एक गुणी जीवन जीना है। मेडिटेशंस का अंतिम संदेश खुशी या सफलता पाना नहीं है। इसका अंतिम संदेश है एक अच्छा, शांत और लचीला यानी रेजिलिएंट इंसान बनना, चाहे बाहरी हालात कैसे भी हों। सम्राट मार्कस ऑरेलियस जा चुके हैं, उनका साम्राज्य धूल में मिल चुका है, पर उनके विचार आज भी जिंदा हैं। वो हमें एक ही चुनौती देते हैं, क्या आप बाहरी दुनिया के शोर को खुद पर हावी होने देंगे या आप अपने मन पर नियंत्रण करके एक ऐसा जीवन जिएंगे जो विवेक, साहस और शांति से भरा हो? चुनाव अब आपका है। इस असाधारण यात्रा में मेरा साथ देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। अगर इन विचारों ने आपको एक गहरी शांति और एक नया नज़रिया दिया है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे हर उस इंसान के साथ शेयर करें जिसे इसकी ज़रूरत है। द बुक योगी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और किताब के साथ, तब तक शांति से जिएं। धन्यवाद।